इस हेल्थ जोन के प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों के साथ आज जिस विषय को हम साझा करने जा रहे हैं और जिस विषय पर हमारे विशेषज्ञ को आप यहाँ पर देख रहे हैं बात करने के लिए, उस विषय की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारा आज का विषय है बच्चों में होने वाली बीमारियां और उनका आयुर्वेदिक इलाज। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के एचओडी बाल रोग विभाग के डॉक्टर महेश नारायण गुप्ता जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार। और दर्शकों, चूंकि हम इस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं तो ज़्यादा समय व्यस्त और ज़ाया ना करते हुए हम सीधे तौर पर डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्टर साहब, बच्चों में होने वाली आमतौर पर बीमारियां कौन कौन सी हैं? आमतौर पर होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें बुखार आना जी। सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी आना, हम्म। सांस फूलना जिसको कि पसलियां चलना भी कहते हैं, जी। उल्टियां आना, पतले पतले दस्त होना, हम्म। बार बार पेट में दर्द होना, जी। कुछ बच्चों को बहुत कड़ा लैट्रिन होना, ये सब सामान्य बीमारियां हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं। जी। अगर हम बात करें बच्चों में जो डायरिया होता है जी। उसके लक्षण क्या हैं और कारण क्या हैं? डायरिया अंग्रेजी का शब्द है, जी। आयुर्वेद में इसको अतिसार कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब होता है कि बार बार और पतला मल का निकलना। जी। लैट्रिन जो है बार बार होगी और पतली होगी। इसके कारण क्या होता है कि शरीर में पानी और खनिज लवण, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है, जी। जिससे कि खतरे की स्थिति कभी कभार उत्पन्न हो जाती है। हाँ। ये डायरिया का लक्षण है। जी। और इसके कारणों पे अगर जाएं तो इसके कारण आमतौर पर दूषित जल का सेवन, दूषित खान पान का सेवन, दूषित भोजन, बासी भोजन का सेवन करना, जी। और सड़क किनारे लगे हुए फूड स्टॉल्स, इन सब पे भोजन अधिक करना, फास्ट फूड वगैरह, जी जी जी, इन कारणों से जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हुआ, जी, वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो उससे डायरिया हो जाता है। और इसका फिर इलाज क्या होगा, फिर किस तरीके से सावधानियां बरती जाएं? एक तो बचाव ही इलाज है। जिन कारणों से हो रहा है उन कारणों का सेवन ना करें, जी, उनसे दूर रहें, दूषित खान पान, बासी भोजन से बचें, जी, पानी शुद्ध साफ पिएं। और आयुर्वेदिक उपचार में अगर जानना चाहेंगे तो आयुर्वेद में बहुत प्रकार की औषधियाँ हैं। जी। किस प्रकार का डायरिया है उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर भी कुछ घरेलू उपाय, जैसे अनार, जी, अनार का रस, अनार का पेस्ट बना करके, बेल का गूदा निकाल करके खिलाया जा सकता है। कैथा आता है एक फल, कैथ जिसको बोलते हैं, उससे भी डायरिया में लाभ मिलता है। जी। छोटे बच्चों में अगर हो रहा है इस तरह का डायरिया तो जायफल को घिस करके माँ के दूध के साथ चटाने से भी आराम मिलता है। और अनेक प्रकार के सिरप और टैबलेट इत्यादि मार्केट में उपलब्ध हैं। जी। तो योग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर उनका सेवन कर सकते हैं। जी। अगर हम बात करें सर कि बच्चों में कई बार देखा गया है कि पोलियो के लक्षण भी पाए जाते हैं, जबकि पोलियो की खुराक लगभग सभी छोटे बच्चों को, जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको पिलाई जाती है। फिर भी अगर किसी बच्चे में पोलियो के लक्षण दिखें तो इसके कारण क्या हो सकते हैं और किस तरीके से उसका इलाज आयुर्वेद के जरिए किया जा सकता है? देखिए, पोलियो वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण जो हैं वो है कि बुखार आना, पतला दस्त होना, और एक पैर में या कभी कभी दोनों पैर में जी, कमजोरी आ जाना या लकवा मार जाना, काम ना करना। जहाँ तक भारत की स्थिति है विश्व में, तो पोलियो भारत से वो पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है। जी। जिसके लिए 1995 में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। इस अभियान से ये सफलता मिली कि पूरे भारत में पोलियो समाप्त हो चुका। आखिरी केस जो पोलियो को मिला था वो पश्चिम बंगाल में सन 2011 में मिला था। और WHO ने 2014 में 27 मार्च को ये घोषित किया कि भारत जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है। लेकिन खतरा अभी भी विद्यमान है, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही श्रीलंका है, पाकिस्तान है, और कुछ अफ्रीकन महाद्वीप के कुछ देशों में यदा कदा पोलियो के केसेस मिलते रहते हैं, जिस कारण ये खतरा विद्यमान है। इस वजह से सरकार द्वारा अभी भी पोलियो की ड्रॉप और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगाई जा रही हैं। उनका हम अपने बच्चों में प्रयोग करना चाहिए। जी। अगर हम बात करें कि आयुर्वेदिक इलाज का, तो क्या आयुर्वेद में भी इसका कुछ इलाज? पोलियो का इलाज किसी भी पैथी में नहीं है। पोलियो का अटैक हो गया और बच्चा जो है विकलांग हो गया तो उसमें कुछ सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा उस मांसपेशी को करेक्ट करके करेक्टिव सर्जरी की जाती है, जिससे थोड़ा बहुत सुधार आ जाता है।
लेकिन बचाव ही इसका उपचार है, समझ लीजिए। सावधानी ही सुरक्षा है। सावधानी ही सुरक्षा है। रोग में बच्चे में अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो पोलियो वायरस का असर नहीं होगा, लेकिन असर आने के बाद तो फिर कोई इलाज नहीं किसी भी पैथी में। जी। सपोर्टिव ट्रीटमेंट किसी भी पैथी में, सब में उपलब्ध है, आयुर्वेद में भी उपलब्ध है, एलोपैथ में भी उपलब्ध है। सर, कई बार बच्चों में देखा जाता है कि जब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं या धीरे-धीरे जब उनकी उम्र बढ़ रही होती है, तो बच्चों में खांसी, ज़ुकाम, सर्दी या निमोनिया के लक्षण कई बार पाए जाते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, बच्चों का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो विकसित नहीं हुआ रहता है पूर्ण रूप से, वो विकासशील अवस्था में रहता है, इसलिए उनमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। कुल मिलाकर ये है कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उस बच्चे की बढ़ानी है। इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें खान पान और लाइफ स्टाइल, इस पर विशेष ध्यान देना है। ऐसे भोजन और ऐसी लाइफ स्टाइल अपनानी है जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो। जी। इसके लिए अधिक गर्मी एवं अधिक सर्दी वाले मौसम में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, खास करके चढ़ते उतरते। जी जी। जब मौसम बदलता है उसको कहते हैं ऋतु संधियाँ। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जब जाता है, गर्मी से सर्दी की तरफ, सर्दी से गर्मी की तरफ, उसमें विशेष एहतियात रखने चाहिए। उसमें अभी भी कुछ वैसा ही क्रम चल रहा है। अभी ये वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा इसके ऋतु को आयुर्वेद में कहा है कि सभी दोषों का प्रकोप हो जाता है इसमें, इसलिए वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं वर्षा ऋतु में। यानी कि बचाव के लिए बीमारियों को, ज्यादातर बीमारियों को दावत देने वाली ये ऋतु है। जी जी जी। तो बचाव के लिए एसी का प्रयोग बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। एसी का टेम्परेचर बहुत लोगों ने सेट कर रखा है 16 पे 18 पे, तो इसका ना इतना कम ना करें। एसी का टेम्परेचर 26-27 पर रखें, क्योंकि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री है और रूम टेम्परेचर 27 होता है। जी। इतना वेरिएशन हमारा शरीर झेल सकता है, इसलिए अपने एसी का टेम्परेचर 26-27 पे रखें, तो उससे बीमारियां होने की संभावना, इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम रहती हैं। और अधिक ठंडे पानी, जैसे फ्रिज से निकाला एकदम चिल्ड वाटर पी रहे हैं, ये भी बीमारियों को दावत देता है। नॉर्मल पानी पीना चाहिए। कई बार होता है कि लोग धूप से आए हैं और तुरंत ठंडा पानी ढूंढने लगते हैं उस टाइम पे, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल, उससे एकाएक टेम्परेचर डाउन होता है और बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी में हम बात करें निमोनिया की अगर, तो निमोनिया क्या होता है और इसके लक्षण क्या है? जी, निमोनिया होता है फेफड़े का रोग है। इसमें बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है मेनली। तो इसमें क्या है कि फेफड़े पे जब आक्रमण हो जाता है माइक्रोब्स का, तो उससे जो है वो बच्चे की सांस नली सिकुड़ जाती है और उसमें फेफड़े में इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पानी का जमा होने लगता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आने लगता है फेफड़े में। उससे ऑक्सीजन की कमी जो है वो शरीर में बनने लगती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सांस तेज तेज चलने लगती है बच्चे के, जिसको कहते हैं सांस फूलना या पसलियाँ चलना। जी। ये लक्षण है निमोनिया का, पसलियाँ चलना। अगर पसलियाँ चल रही हैं, तुरंत चिकित्सक से दिखाकर परामर्श लेना चाहिए और दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। कई बार मौसम बदलने से भी, एलर्जी के कारण भी जो है वो इस तरह से तेज पसलियाँ चलने लगती हैं, तो उसको एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं। जी। तो इसका भी उपचार जो है वो आयुर्वेद में उपलब्ध है। चिकित्सक से परामर्श कर इसका निदान और करना चाहिए। जी। और बदलते मौसम की जब हम बात कर रहे थे अभी, तो बदलते मौसम में किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें बच्चे? क्योंकि आमतौर पर बच्चों से जब कहा जाता है कि मौसम बदल रहा है, ठंडक आ रही है, तो उस समय फुल कपड़े पहनो। खेल कूद में कौन बच्चे ध्यान देते हैं? तो इस तरीके से कैसे वो सुरक्षित अपने आप को रख सकते हैं? बच्चे अनुभवी नहीं होते हैं। बिल्कुल। उनका मन चंचल होता है। जी। बारिश में भीगने का मन करता है। हाँ। तो अधिक बारिश में भीगना भी नहीं है, अधिक गर्मी में धूप में टहलना नहीं है, अधिक ठंड का मौसम है तो उसमें कम कपड़ों में या नंगे पैर नहीं टहलना है। जी। तो मौसम के अनुसार जो है अपने शरीर को बचाव करके रखना है, तो इससे हम जो है बदलते मौसम के दुष्प्रभाव से अपने को बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली तमाम अनेकों औषधियाँ हैं। जी। इनका नियमित सेवन करना चाहिए। जैसे कुछ हमारे घरेलू उपाय हैं, जैसे कि बच्चे दूध पीते हैं तो उसमें दूध में हल्दी, कच्ची हल्दी मिल जाए तो और अच्छा, नहीं कच्ची हल्दी मिल रही है तो सूखी हल्दी कोई पाउडर बनाकर उसको दूध में उबाल कर अगर पिलाएं तो उनका इम्यूनिटी अच्छा होता है। इसी तरह आंवले का सेवन, आंवले का फल भी सेवन करा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार या चटनी, च्यवनप्राश का सेवन, इनका सेवन हम बच्चे बूढ़े बड़े सब में करा सकते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जी। इसके अलावा बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन की एक विधा है आयुर्वेद में। स्वर्ण प्राशन कराने से भी उनका शारीरिक मानसिक
विकास होता है और उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। ये स्वर्ण प्राशन क्या चीज़ है सर? स्वर्ण प्राशन होता है कि स्वर्ण भस्म को गोघृत गाय के घी के साथ और मेध औषधियों के साथ जो है मर्दन किया जाता है खरल में लगभग 24 घंटे, और इसके पश्चात ये तैयार हो जाता है। छोटे बच्चों में 2 बूंद, बड़े बच्चों में 4 से 8 बूंद इसकी मात्रा सेवन कराते हैं हर महीने के पुष्य नक्षत्र में। जैसे आज पुष्य नक्षत्र है जी, तो हर महीने 28वें दिन पे पुष्य नक्षत्र आता है। तो उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में ये निःशुल्क कराया जाता है और भी तमाम जगहों पर प्राइवेट क्लिनिक्स में भी ये चल रहा है। तो इससे जो है बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होता है, मेधा बढ़ती है, आयु की भी वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है। इससे जो है इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या शारीरिक रूप से बहुत ही दुर्बल हैं, उनमें इसका सेवन निश्चित रूप से फायदा करता है। जो मैं अगला प्रश्न आपसे करने जा रहा था कि मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बच्चों को कई बार देखा गया है कि आम बच्चों की तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता है, या जैसे जैसे पढ़ाई का दबाव बढ़ता जाता है या माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे आगे रहे, उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, टेंशन, स्ट्रेस, तमाम चीज़ें वो छोटी सी उम्र में आने लगती। तो इसको किस तरीके से बच्चे हैंडल करें, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए? देखिए, कुछ बच्चे जैसे जन्म के तुरंत पश्चात रो नहीं पाते हैं जी, तो ना रोने की वजह से उनके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे दिमाग का कुछ हिस्सा वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसके कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। ऐसे बच्चे समय पर ना बैठ पाते हैं, ना समय पर पलटी मार पाते हैं, ना समय पर चल पाते हैं। एक निश्चित समय पर चलना चाहिए बच्चे को। 1 साल का होने पर अपने पैरों पर खड़ा होकर के 2-4 कदम चलना चाहिए। अगर आपका बच्चा इस तरह से नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब कि वो पिछड़ रहा है। तुरंत जो है चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। 4 महीने पर, 5 महीने पर पलटी मारना चाहिए। 6 महीने पर बैठना शुरू कर देना चाहिए बच्चे को। बच्चे की गर्दन जो है वो जन्म के समय जो है वो सीधी नहीं रहती है, इधर उधर गिर जाती है। लेकिन 3 महीने 4 महीने की अवस्था में बच्चा अपनी गर्दन को सीधा रखने की अवस्था में आ जाता है। अगर आपका बच्चा इस अवस्था में नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से बाल रोग चिकित्सक को दिखाकर और उससे परामर्श कर दवाइयों का, औषधियों का सेवन कराना चाहिए जी। तो शारीरिक मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो इसके लिए जो है कुछ और भी कारण होते हैं। ऐसा नहीं केवल जन्म के समय नहीं रोया, कुछ क्रोमोजोमल डिफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनमें इस तरह के समस्याएं पाई जाती हैं। तो वो चिकित्सक उस प्रकार उस बच्चे की स्थिति को देखकर निदान कर आपको परामर्श देगा। बच्चे के जन्म से लेकर, चूंकि जन्म के बाद कहा जाता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है जी, अमृत के समान होता है। तो माँ के दूध का पान करने के साथ साथ जो उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ 5 साल तक कौन कौन से टीके लगाए जाने चाहिए, या आगे भी टीके लगाए जाते हैं? जी हाँ, अभी जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार द्वारा, इसमें जन्म से लेकर 16 साल तक की अवस्था में टीके लगाए जाते हैं। जी, जन्म के समय जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है तुरंत बाद, जिसको 0 OPV डोज कहते हैं। जी, इसके बाद 7 दिन के अंदर अगर अस्पताल में डिलीवरी हुई है तो 7 दिन के अंदर BCG, या फिर 1.5 महीने पर BCG, DPT, हेपेटाइटिस बी, इस प्रकार की वैक्सीनें जो है वो भारत सरकार द्वारा लगवाई जा रही हैं निःशुल्क। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं और ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। जी, 1.5 साल पर, 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पर DPT का बूस्टर लगता है। 9 महीने पर खसरे का टीका, 15 महीने पर MMR का टीका और 18 महीने पर DPT का बूस्टर पहला। 5 वर्ष की अवस्था में DPT का दूसरा बूस्टर, 10 साल पर टेटनस का टीका और 16 साल पर टेटनस का टीका। ये टीकाकरण निःशुल्क कराया जाता है और इसको सबको करवाना चाहिए। जी। टेटनस की जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार देखा जाता है कि बच्चे हों या बड़े भी हों जी, तो किसी चीज़ से उन्हें चोट लग जाती है, ख़ास करके अगर लोहे की किसी धातु से अगर चोट लगी है तो उस समय कहा जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन ज़रूरी है। इसका कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, लोहा हुआ, लकड़ी हुआ या इस प्रकार का कोई भी वस्तु अगर खरोंच लग जाए या उससे चोट लग जाए और तो उसमें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि जो टेटनस एक बार हो गया तो फिर उसका इलाज बहुत ही महंगा और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी, बचाव के लिए टेटनस के टीके लगाए जाते हैं। अगर बच्चा नियमित रूप से टीकाकरण करवा रहा है तो बीच में उसको चोट चपेट लगने पर टेटनस के इंजेक्शन लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो एंटीबॉडी लेवल है, टाइटर है, वो ब्लड में मेंटेन रहता है, उससे उसकी बचाव हो जाता है।
जैसे 1.5 साल का बच्चा है, उसको डीपीटी का बूस्टर लग चुका है, जी। तो 5 साल की होने तक बीच में कोई भी चोट लगे तो उसमें टेटनस की इंजेक्शन लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार 5 साल पे डीपीटी बूस्टर लग गया तो 5 साल से 10 साल के बीच में उसको कितनी भी चोट लगे टेटनस के इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है। 10 साल पे फिर टीटी लग गया तो 16 साल तक कवर करता है, 16 साल पे फिर टीटी इंजेक्शन लग गया तो फिर आगे 20 साल तक कवर करता है। ओके, और फिर उसके बाद खान-पान की व्यवस्था जी, सब कुछ दुरुस्त रह सकता है उसके जी, पश्चात? फल, पौष्टिक अन्न इन सबको लेना चाहिए। सर, अगर हम बात करें बच्चों के चेकअप की बात करें, क्योंकि बड़ों में तो ये होता है कि हाँ, कुछ समय बाद अपने शरीर की चेकअप आपको ज़रूर कराना चाहिए। क्या बच्चों में भी समय-समय पर स्वास्थ्य का चेकअप कराना ज़रूरी है? जी हाँ, आजकल जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हो गई हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, टीवी, मोबाइल, हुँ, इन सब की वजह से बच्चों की आँखें बहुत प्रभावित हो रही हैं। जी, इसलिए जो है बच्चे का चेकअप कराते रहना चाहिए। चेकअप कराने का मतलब ये है कि बच्चा अगर दूर की चीज़ नहीं पढ़ पा रहा है या नज़दीक का नहीं पढ़ पा रहा है तो जो माता-पिता हैं, गार्जियन, उनको भी इतना जागरूक होना चाहिए कि हमारे बच्चे को दिखने में समस्या है, जी, तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। हुँ, दूसरा ये है कि बच्चे का वज़न और बच्चे की लंबाई अगर ठीक से नहीं बढ़ रही है, तो भी चिंता का विषय है। हुँ, बच्चा आपका कुपोषित हो रहा है जी, या अधिक वज़न बढ़ रहा है बच्चे का, तो इसमें जो है बच्चे का नियमित चेकअप कराना चाहिए। वज़न के लिए हम एक सिंपल फार्मूला बताएँगे कि बच्चे अगर 5 साल का है तो उसमें 3 से गुणा कर दीजिए। 15 किलो अगर बच्चे का वज़न नहीं है तो इसका मतलब बच्चा कुपोषित है। 10 साल का होने पर भी अगर आपका बच्चा 30 किलो का नहीं है, जी। तो बच्चा आपका कुपोषण में जा रहा है, तो उसमें तुरंत चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। और अगर हम बात करें सर कि कभी-कभी बच्चों में जब सुस्ती आ जाती है जी। या कई बार हो सकता है किसी बीमारी की वजह से हो, तो इसमें बच्चों को किस तरीके से पुनः दुरुस्त किया जा सकता है या बच्चों में तेज़ी लाई जा सकती है? जी, सुस्ती आने का कारण मुख्यतया होता है कि शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की कमी होना। हुँ, इसके साथ ही साथ विटामिन्स और खनिज तत्वों की कमी हो जाना, इसके कारण बच्चे सुस्त हो जाते हैं। हुँ, तो अगर ऐसी स्थिति आपके बच्चे के साथ आ रही है तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए और साथ ही साथ उस बच्चे के पोषण पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे 6 माह तक केवल माँ का दूध ही पिलाना है, जी, 6 माह के बाद फिर पूरक आहार शुरू कर देना है। हुँ, बच्चे दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, तो उसमें अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है जी, और बच्चे खेल-खेल में भोजन स्किप कर जाते हैं, तो स्किप नहीं करने देना चाहिए। हुँ। हमेशा उनको समय से नियमित रूप से भोजन कराना चाहिए, जिससे वो कुपोषित न होने पावें। सर, संक्रामक रोग की बात अगर करें तो संक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं और बच्चों को इन रोगों से कैसे बचाया जा सकता है? संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से या एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैल जाते हैं। जी, उनको संक्रामक रोग कहते हैं, संक्रमण होता है, इन्फेक्शियस होते हैं ये। हाँ, तो ये इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, हुँ, फंगल भी हो सकता है, प्रोटोजोअल भी हो सकता है। हुँ, तो संक्रामक रोग जो है इसमें सावधानी रखना चाहिए। पहली चीज़ तो है हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। जी, बच्चे को सिखाना है हुँ, कि अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन रखें, नित्य प्रति स्नान करना है, नित्य प्रति ब्रश करना है जी, और अब साफ-सुथरे कपड़े पहनने हैं। हुँ, शौच से आने के बाद और भोजन से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना है जी, और भी जब हमें लगे कि हमारा हाथ गंदा हो गया है, तो हमें हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए। साफ-सफाई की विशेष विशेष ध्यान रखना ध्यान, है, सैनिटाइज़ेशन, मास्क का प्रयोग, अगर कोई बच्चा संक्रामक रोग से पीड़ित हो गया है, तो जी, उससे दूरी बना के रखना है हुँ, और मास्क का प्रयोग करना है। इससे हम संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। जी। और अगर हम जानना चाहें सर कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई की बात करें, कई बार आँखों में गुलाबीपन आ जाना बच्चों में होता है। जी, ये जी। क्या कंजंक्टिवाइटिस होता या है? आँख आना भी कहते हैं इसको, पिंक आई भी कहते हैं। हाँ, इसमें होता है कि आँखों में लालिमा आ जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, जी, आँखों से आँसू अधिक मात्रा में निकलने लगता है हुँ, और आँखों में मैल भी अधिक बनने लगती है। उसके कारण पलकें जो हैं वो चिपक जाती हैं, आँखें खुलती नहीं हैं रात में सोने के बाद या बिल्कुल, कुछ देर के बाद जी, और रोशनी से जो है वो सहने की क्षमता कम हो जाती है। हुँ, रोशनी जो है आँखों में अगर तीव्र रोशनी लगे तो आँख चुभने बर्दाश्त लगती नहीं है। करती है। हुँ, ये होते हैं कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण जी, और इसमें जो है ये भी संक्रामक रोग है, हाँ, तो हाइजीन मेंटेन रखना है। हुँ, आँखों को छूने के बाद फिर हाथों को अच्छे से धोना है जी, साबुन से। घरेलू उपचार में इसमें ये कर सकते हैं कि गुनगुने पानी से, उबले हुए पानी से कपड़े से वॉश कर सकते हैं, हुँ, रुई से, जी, और चिकित्सक के परामर्श के द्वारा इसमें आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं और ये
मुख्यतः वायरल होती है तो 7 से 10 दिन में ठीक हो जाती है। सावधानी यानी कि सभी आमतौर पर देखा जाए कि अधिकतर बीमारियों के बारे में जो आपने बताया उनमें ये कहा कि सावधानी बेहद ज़रूरी है, बिल्कुल, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। और प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे उम्मीद करते हैं कि शायद उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। जी। सर अब प्रोग्राम को हम अपने आगाज़ और अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य टिप के तौर पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? श्रोताओं को, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे 6 माह तक के जो बच्चे हैं जन्म से, उनको सिर्फ और सिर्फ माँ का स्तनपान कराएं, ऊपर का दूध न दें। जी। कुछ परिवारों में होता है कि बोतल से दूध पिलाते हैं, तो ऐसा देखा गया है, ऐसा शोध में आया हुआ रिसर्च में कि जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं जी। उनमें निमोनिया जैसी सांस वाली बीमारियां और डायरिया जैसे पेट वाली बीमारियां अधिक मात्रा में होती हैं। और 6 महीने का बच्चा हो जाए तो उसके बाद पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने में अन्नप्राशन करा देना चाहिए जी। इसमें दाल का पानी, चावल का माड़, आलू है और सत्तू है, पंजीरी है, इसको दूध में घोल करके, फलों का रस है, ये सब बच्चे को चटाना चाहिए धीरे धीरे। और जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो फैमिली पॉट फीडिंग करानी चाहिए, यानी परिवार में जो कुछ भी घर में बन रहा है सब लोग को वो भोजन करना है। 1 साल के बच्चे को घर में जो भोजन बन रहा है वो खाना चाहिए जी। इसके साथ ही साथ कुछ ग्रोथ के पीरियड होते हैं बच्चों में, उस समय विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है जी। जैसे 6 महीने तक जो है बच्चों में खून की कमी प्रायः नहीं होती है, लेकिन उसके बाद बच्चों में हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। इसको बढ़ाने के लिए विशेष एहतियात रखना है कि बच्चे को गुड़ का सेवन, चने का बेसन या चने की दाल का सेवन कराएं, तो उससे उनमें हीमोग्लोबिन की कमी जो है वो पूरी होने लगती है। आयरन की कमी मिल जाती, आयरन का पोषण मिलेगा तो हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। दूसरा है कि कुछ पोषक तत्व तो हमारे आसपास हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि पोषक तत्व तो कैसे हमारा पोषण कर सकता है। एक मिरेकल है, एक जादुई पौधा हम लोगों के आसपास पाया जाता है, सहीजन। हाँ। सहीजन का फूल, उसकी फलियां, उसकी पत्तियां, हर चीज़ बहुत लाभदायक है। सहीजन की पत्तियों में केले से ज़्यादा पोटेशियम, दूध से ज़्यादा कैल्शियम, पालक से ज़्यादा आयरन होता है जी। और हम उसका सेवन जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो सहीजन की पत्तियों का रस निकाल करके या उसकी पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना करके या सहीजन की पत्तियों का सब्जी आलू के साथ बना करके बच्चों को या परिवार में किसी को भी सेवन कराएं तो विटामिन, मिनरल्स की अच्छे से पूर्ति होती है और इसका नियमित सेवन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई इसमें दुष्प्रभाव नहीं है जी। और बच्चों के भोजन में जो हम फास्ट फूड देते हैं, स्नैक्स देते हैं, उनके स्थान पर अपने भारतीय पारंपरिक खाद्यान्न है, पारंपरिक पकवान है, उनका सेवन करा सकते हैं जी। गुड़ है, लैया है, चना है, मूंगफली है, खजूर है, छुहाड़ा है, इनका सेवन बच्चों को कराएं जी। दूध में सत्तू का मिलाकर अगर सेवन कराएं, बच्चा अगर बहुत कमज़ोर है तो 1 गिलास दूध में 2-3 चम्मच सत्तू और 1 चम्मच देसी घी मिलाकर अगर बच्चे को एक ड्रिंक बनाकर पिलाएं तो उससे बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छे ढंग से सुधरता है, बच्चे का वजन भी बढ़ता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है जी। और डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने विधिवत पूरी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन लगा होगा आज का प्रोग्राम और आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और पूरी जानकारी दी हमारे स्टूडियो में आकर। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, चूंकि आज आपने जाना कि बच्चों को किस तरीके से हम बीमारियों से बचा सकते हैं और स्वस्थ रखकर उन्हें आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं मजबूती के साथ, इसी तरीके के और भी जानकारियां हम अगला विषय लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।